के मुंह से निकला तो क्या हो गया? झंडा तो हमेशा कुर्बानी मांगता है। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मेरे को यार ये हमेशा समझदारी वाली उस तरह की बात करती है, आज इसके मुंह पे ये क्या ऐसे तो शब्द निकल रहे हैं। फिर मैंने कहा तो कुर्बानी कौन देगा? तो उन्होंने कहा जिन्होंने इस कॉल को लिया है या जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की है वो लोग करे या समाज से कोई करे। भरतपुर की रियासत का विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आपको बता दूं कि उसी रियासत में झंडा विवाद के बाद चर्चाओं में आए हैं वो हैं मनुदेव सिंसरी। मनुदेव सिंसरी आज मथुरा पहुंचे थे, तो हम भी मथुरा में ही हैं और ये समझिए कि ये वो नाम है, आज इसको दुनिया के देश विदेश में इस नाम को जाना जा रहा है। वो मनुदेव सिंसरी है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित हुए, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग एकत्रित हुए और विवाद की शुरुआत झंडे को लेकर हुई और उस झंडे को, रियासत के झंडे को, और हौसला मानिए इनका, इतने बड़े हौसले के साथ गए तो गेट को तोड़कर उस झंडे को उसी रियासत पर फहरा के आने वाले मनुदेव सिंसरी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झंडा एक रियासत का जीवित होने का एक प्रमाण होता है कि वो रियासत अभी अजय है, उस पर किसी और का कब्जा नहीं हुआ है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी महल से बाहर है, लेकिन उनके पुत्र ने वो रियासतकालीन झंडा हटाकर वहाँ से कोई दूसरा झंडा लगा दिया। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया, पूरी जनता में उसको लेकर आक्रोश हुआ। 21 तारीख को सभी वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने उससे हटे और कहा कि 21 को सरदारी को नहीं आना है, शायद तिरंगे को सम्मान की वजह से। लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि हमारा राजा हार नहीं सकता, हमारी रियासत अजय रियासत है, महाराजा सूरजमल जी की रियासत, जिस पर ना तो कभी मुगल आक्रांता अपनी विजय प्राप्त कर पाए, ना ही अंग्रेज इसे हरा पाए। लॉर्ड लेक ने भी जब 21 बार इस पर हमला किया और इसे नहीं हरा पाया तो उसने इसे लोहागढ़ का नाम दिया। तो हम सब के मन में भी यही बात थी, यही जिम्मेदारी थी कि हम अपने वर्तमान महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को हारने नहीं दें, उनकी बात को जीवंत रखें और ये समाज को, इस पूरे देश को ये बताएं कि ये वो कौम है जो अपने सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करती। बात कौम की आप कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये जो विवाद है पारिवारिक है, पिता पुत्र का विवाद है? देखिए, पारिवारिक विवाद में आज तक कभी समाज नहीं बोला। ये लगभग 4 वर्ष से पारिवारिक विवाद चल रहा है। पुत्र ने बहुत सारी टिप्पणियां की पिता पर। पिता का हृदय बहुत ही विशाल है कि उन्होंने आज तक कोई पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन समाज भी उसमें कुछ नहीं बोला। भाई, आप हमारे पास आएंगे, अगर हमसे कहते हैं समाज से कोई पंचायत करके कि साहब इसमें हमारी पहल कीजिए, समझौता कराइए, तब तो समाज कुछ बोले उसमें। जब आप हमसे कह नहीं रहे हो तो समाज उसमें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब विवाद आ गया झंडे का और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने उस पर ट्वीट कर दिया कि ये झंडे को हटा दिया गया है और पुनः उसे स्थापित होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि झंडे को हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगा दिया गया है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। देखिए, एक बात मानिए आप कि पूरी जनभावनाएं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के साथ हमेशा रही हैं और हमारी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसमें जब राजा चुना जाता है, हम कबीलाई लोग हैं, जाट जाति एक कबीलाई लोग हैं, जब ये अपना मुखिया चुनते हैं तो अपने ही बीच में से किसी एक भाई के सर पर पगड़ी रखते हैं और उसे सरदार या राजा की उपाधि दी जाती है। मैं आपको एक प्रकरण याद दिलाऊंगा। जब ठाकुर चूड़ामन जी, जिन्होंने कि जाट साम्राज्य की, इस भरतपुर साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्हें दिल्ली दरबार बुलाया गया था। उनसे ये कहा गया कि हम आपको दिल्ली से राजा की उपाधि दे देते हैं, आप जाइए और इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में राज कीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरी कौम ऐसी कौम है जो अपने से ऊपर किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ये अपने बराबर का भाई मान सकती है, लेकिन अपने से ऊपर किसी को स्वीकार नहीं की। तो उन्होंने उस राजा की उपाधि को वहाँ ठुकराकर ठाकुर की उपाधि ली और वो सरदार बने जाट कौम के। तो आज भी हम उसी परंपरा के लोग हैं कि राजा है वो, लेकिन उससे पहले समाज और स्वाभिमान हमारा सबसे बड़ा है। अगर वो कहीं गलती करते हैं तो सिंसनी की, और क्योंकि उसी सिंसनी की धरा से ये साम्राज्य निकला है, महाराजा सूरजमल जी ने राज स्थापित किया है, एक किसान से उठकर वहाँ तक पहुँचे, तो उसमें निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का भी योगदान है। उन लोगों ने भी शहादत दी है। तो उस झंडे को स्थापित करना और उस मान स्वाभिमान को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने मुझे कई सद्बुद्धि दी, वो ताकत दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने इस कौम के सम्मान और स्वाभिमान को बचा सकूं। मनुदेव सिंसरी राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और आज दुनिया जान रही है। आप
राजनीतिक पार्टी में जुड़े थे, वहाँ सिलसिले में रहते थे जी मैंने आपके बारे में जानकारी की अभी यहीं बैठ के, तो प्रधान भी रहे हैं आप, वहाँ के प्रमुख रहे हैं जी। लेकिन अभी क्या सोचा है देखिए प्रकरण के बाद? देखिए ये मैं एक सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ, मैं राजनीतिक बहुत कम हूँ। राजनीति को मैं समाज का भला करने का माध्यम मानता हूँ। अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं भी मिलती है तो मैं समाज के लिए हमेशा निरंतर कार्य करता रहूँगा। इससे पहले भी अगर आपने मेरा पता किया हो इतिहास, तो चाहे वो नदवई मूर्ति प्रकरण हो या समाज में कहीं पे भी जहाँ लगता है कि समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति के बजाय मेरे लिए, तो समाज के लिए काम करता हूँ। देने वाले गिरिराज जी हैं और आज मैं यहाँ पे मथुरा में बैठा हूँ श्री कृष्ण जी की नगरी में, तो देने वाले तो वो हैं। हम तो केवल अपना प्रयास कर सकते हैं एक स्वच्छ मन से, तो पवित्र उद्देश्य से अपना कर्म कीजिए। देने वाला वो बैठा है, वो जिसको बढ़ाएगा उसे कोई गिरा नहीं सकता, और वो जिसे गिराएगा उसे कोई उठा नहीं सकता। जब आपने ये सोचा कि हमको जाना है, गेट को तोड़ना है और ध्वज को फहराना है, तो कहीं कहीं दिमाग में डर भी था? नहीं, डर तो इस कौम में है ही नहीं। डर तो मेरे अंदर कभी जीवन में आया नहीं। हम तो भगत सिंह को जीने वाले आदमी हैं, उसके आदर्शों पर चलने वाले आदमी हैं, महाराजा सूरजमल के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो डर तो हमें कभी रहा ही नहीं। हम चाहे कोई भी आ जाए उससे लड़ते हैं, अंतिम या तो हम जीतते हैं या शहीद होते हैं। आपका संबोधन अभी मैं सुन रहा था, अपने पत्नी वाला जी जी। मुझे बहुत बलिदान के लिए आगे करने वाली मेरी पत्नी थी, आप भावुक भी हो रहे थे, मैं सुन रहा था, क्या वो प्रकरण था? जी एक्चुअली जब 19 तारीख को महाराज साहब का ट्वीट आ गया कि कोई भी सरदारी यहाँ नहीं पधारे और वहाँ पर तिरंगा ध्वज स्थापित कर दिया गया, तो लोगों में बहुत हताशा थी। भरतपुर के हर जाति में, हर वर्ग में, हर समाज में एक निराशा थी कि ये समाज के लिए बहुत गलत हुआ, हम सबकी एक बेइज्जती हुई है एक तरह से। तो मैं इसी बात को लेकर, क्योंकि घर में हम सभी लोग अमूमन डिस्कस करते हैं, मेरी पत्नी भी बहुत विदुषी महिला है, बहुत समझदार महिला है, तो मैं उससे अक्सर डिस्कस किया करता हूँ सामाजिक चीज़ों, चिंतन किया करते हैं हम लोग कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस विषय पर मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया कि इस तरह से वो 21 को होनी थी और महाराज साहब ने उस पर किसी कारणवश, पता नहीं क्या उनकी परिस्थितियाँ रही होंगी, इसको वापस ले लिया है। अब समाज में बड़ा मनोबल बहुत डाउन है, इसको कैसे किया जाए, क्या होगा परिणाम। तो उन्होंने मतलब तपाक से बिना सोचे हुए एकदम से उनके मुंह से निकला, तो क्या हो गया, झंडा तो हमेशा कुर्बानी मांगता है। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मेरे को यार ये हमेशा समझदारी वाली उस तरह की बात करती है, आज इसके मुंह पे ये क्या ऐसे तो शब्द निकल रहे हैं। फिर मैंने कहा तो कुर्बानी कौन देगा? तो उन्होंने कहा जिन्होंने इस कॉल को लिया है या जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की है वो लोग करें या समाज से कोई करे। अब मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ कि भाई तू जाके कुर्बानी दे दे या तू बलिदान हो जा, ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम तो अपने आप को आगे रखते हैं, अपने भाइयों को बचाने के लिए हम कुर्बानी देंगे, उनके सम्मान के लिए हम कुर्बानी देंगे। तो वही विचार पूरी रात भर 20 की रात को मेरे मन में कौंधते रहे, सो नहीं पाया उस दिन, पूरे दिन भी फिर वो रहा मैं परेशान। और ये फिर जो मेरे बुजुर्गों ने, पुरखों ने जो कोई मुझे सुधर दी, गिरिराज महाराज जी को जो करवाना था वो उन्होंने करवा दिया, मैं तो केवल माध्यम बना। झंडा फहरा दिया, उसके बाद क्या प्रकरण रहा, कहाँ पहुँचे, कहाँ रुके उसके बाद? देखिए झंडा प्रकरण के बाद मैं अपने घर चला गया, वहाँ से सीधा घर गया हूँ अपनी गाड़ी लेके। घर पे गाड़ी खड़ी की मैंने, चाबी अंदर रख के आया घर पे, और क्योंकि वो भगत सिंह वाले विचार थे कि भागना तो है ही नहीं, गिरफ्तार हो जाएंगे क्या है, तो गिरफ्तारी के लिए मैं घर के बाहर आके खड़ा हो गया। बहुत से जो युवा साथी हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, मेरे आदर्शों को मानते हैं या मुझसे कहीं ना कहीं स्नेह रखते हैं, अपना प्यार रखते हैं, उन लोगों ने वो लाइव देखी होगी। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, भैया कहाँ हो, महल पे हो गया हमारे, हम भी आपके साथ, पहले क्यों नहीं बताए, हम आपके साथ चलते हैं। अरे मैंने कहा मैं किसी के और के बच्चे को कैसे ये कुर्बान कर दूं। वो लोग मेरे पे कलंक लगाते, मेरे उद्देश्य पर कलंक लगाते हैं कि अपनी राजनीति के लिए दूसरे के बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया या बलिदान कर। तो मैंने कहा हो गया है, अब मैं घर आ गया हूँ। तो लगभग 150-200 बच्चे तुरंत मेरे घर पे पहुँच गए थे उसी समय जैसे वो लाइव देखने के, जैसे ही मैं घर पहुँचा, मतलब हुजूम आने लग गया था एकदम से। उन बच्चों ने ही फिर सारी, क्योंकि मेरी तो आगे की कोई प्लानिंग थी नहीं कि आगे क्या करना है, मेरा उद्देश्य केवल वहाँ तक था कि मुझे जाना है। मुझे पता था या तो वहाँ से कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, हथियार भी चला सकता है, मुझे मार सकते हैं, लाठी डंडों से पीट के मार सकते हैं, वहाँ पे इतने सारे गार्ड्स लगे हुए, और पुलिस इतनी चाक चौबंद है, पुलिस आ जाएगी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जब कोई नहीं आया तो आगे की प्लानिंग तो मेरे दिमाग में थी नहीं। मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन महाराज साहब ने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने परिवार के साथ रही हूँ, मैं समाज के साथ हूँ, मनुदेव के साथ हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। और ये जो समाज जब तक खड़ा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत है प्रशासन की या सरकार की कि वो आकर और उनके बच्चे को, समाज के बच्चे को कुछ कर सके। आपके साथ जो 2 लोग थे वो कौन थे? नहीं, 2 कोई भी नहीं थे, ये तो गलत ही भ्रांति। एक्चुअली क्या है, उस वक्त जो बात चल रही थी ना लाइव में, उसे सुनकर शायद प्रशासन को लगा होगा कि 2 और है, मैं अकेला ही था।
और वो 2 लोग तो वो थे जो पड़ोस के घर वाले थे। वो फाटक जब टूटने की आवाज़ हुई और मैं काफ़ी देर तक अंदर था तो वो लोग आ गए थे अंदर, वो मुझसे बातचीत कर रहे थे। समाचारों में भी मैंने देखा और सुना भी है कि 3 लोग थे, 2 सहयोगी थे, वो और मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो 3 लोग। नहीं, मुकदमा तो 7 लोगों पे दर्ज किया उन्होंने बाद में। 3 मुख्य व्यक्ति बनाए गए। नहीं, 3 किसी को मुख्य व्यक्ति नहीं बनाया, मुख्य एक ही है। आप देख सकते हो लाइव में भी, मैं खुद ही लाइव चला रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो उससे लाइव बनवाता ना भाई। मैं फोटो में हर जगह, कभी फ्रंट में कैमरा, कभी बैक कैमरा, गाड़ी से भी चला रहा हूँ तो एक हाथ से चला रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो वो भी अपना योगदान तो देता। जब इतने बड़े बलिदान के लिए कोई जा रहा है तो पीछे क्यों छुपेगा। तो कोई नहीं था, मैं अकेला ही था उसमें। और उसके बाद फिर जो भी बात हुई, जो भी पटकथा लिखी गई वो युवाओं द्वारा की गई, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे वहाँ से सेफ निकाला। आज देश के हीरो होते हैं। नहीं, हीरो तो मैं नहीं कहूँगा। ये कौम तो वैसे हीरो की कौम रही है हमेशा से, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे सर छोटू राम जी रहे हों, चाहे महाराजा सूरजमल रहे हों, भगत सिंह जी, सबके आदर्श रहे हैं। मैं अपने आप को हीरो नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि मैं इन सब की तरह ही इन्हीं का खून हूँ। मेरे ऊपर इस समाज का कर्ज था, उसे मैंने चुकाने की कोशिश की। आगे जो गिरिराज जी को मंजूर हो, जो हमारे। आज क्या मैसेज देंगे देश के युवाओं को? मैं देश के युवाओं को यही मैसेज दूंगा, आपको जो भी करना है जीवन में उसे पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। अपने उद्देश्य की पवित्रता को हमेशा बनाए रखो। मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा कहा था कि आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको मजबूत नेता, मजबूत रणनीति और पवित्र उद्देश्य की जरूरत है। अगर ये 3 चीज़ है, आप हर जगह सफल होंगे। कहीं ना कहीं ये समझ लें कि महाराज बाबा विश्वेंद्र सिंह का आशीर्वाद पहले से ही आपके साथ था। वो हमेशा से रहा है प्रजा के साथ, और सिंचनी के साथ, हमारे साथ तो हमेशा से ही है। तो इसमें कोई बिल्कुल कहने की बात नहीं है कि उनका अचानक लिखी गई पटकथा थी। अचानक हुई है। ये तो इंस्टेंट था उस वक्त। जो आपके अंदर गुस्सा कह लो या प्रतिशोध, रोष, जो भी आप इसे नाम देना चाहो, वो चीज़ थी। और पुरखों ने, जैसा वो कहते हैं ना, गिरिराज जी को जो करना हो वो किसी न किसी तरह से आपको करा देता।